Okay guys, we'll start now. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Guys, today we are going to start the laws of motion. Okay. आप लोगों के आसपास में कोई सामान पड़ा हुआ है? Come on, let me know. Ahmed, Bottle. Anjali, Ayush. Bottle. कुछ भी. उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करो. किया? हाँ सर. कंटिन्यूअसली मूव करने के लिए किस चीज की जरूरत है? फोर्स. तो मतलब ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर किसी बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव करना है सो वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. यस और नो? यस सर. इस बात को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एरिस्टोटल फैलेसी ने. किसने ऑब्जर्व किया था? एरिस्टोटल फैलेसी ने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया. इफ सम बॉडी व्हिच शुड बी वांटेड टू कंटिन्यूअसली मूव सो व्हिच इज रिक्वायर्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. लेकिन उन्होंने कुछ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है. तो इसे एक्सप्लेन किया न्यूटन ने. एंड दैट न्यूटन व्हिच इज क्रिएटेड द थ्री लॉज. पता है क्या किसी को कौन से लॉज थे? लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन में कौन से मोशंस? कौन से मोशंस थर्ड लॉ क्रिएट? था वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला. ओके खुशहाल. और भी दो थे. थर्ड वाला तो बहुत ही सिंपल है. और भी दो सिंपल है ना. और भी हमारे पास दो लॉज हैं. नो वन नोज दैट. अरे 10th में था भाई. 10th में तो था. हाँ है ना. यस सर. सबसे पहला लॉ जो था दैट फर्स्ट लॉ व्हिच इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. कैन यू नो मी गाइस व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? सर वो ऐसा था ना, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द रेस्ट. याद नहीं आता. चलो मैं याद दिलाता. एवरी बॉडी हैविंग अ रेस्ट मोशन और यूनिफॉर्म मोशन इट इज रिमेन द सेम स्टेट अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. यस और नो? यस सर. इसका मीनिंग कोई एक्सप्लेन करेगा स्टेटमेंट को? हर बॉडी रेस्ट पे है और यूनिफॉर्म मोशन में है. इट इज रिमेन द सेम स्टेट अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या? सर मतलब जो चीज को जब तक फोर्स नहीं देंगे एक्सटर्नल तब तक वो मूव नहीं होएगा. ओके. क्या ये एक्सप्लेनेशन बराबर है क्या? कम ऑन स्पीक अप एवरीवन. क्या एक्सप्लेनेशन बराबर है क्या? यस और नो गाइस? आधे न्यूट्रल है यहाँ पे, कुछ बोलते ही नहीं है. रिद्धि, अंशुमन, अंजलि, अहमद, धीरज, हर्ष, खुशहाल. ओके. रिद्धि, मे बी मीन्स व्हाट? आपके पास कुछ डिफरेंट है तो लेट अस नो. कोई डिफरेंट पॉइंट है आपके पास रिद्धि? नो. एक बार वापस ट्राई करो. मतलब स्टेटमेंट है the body which is having a rest motion or uniform motion it is remain the same state unless the external force applied on it.
जिसके बारे में आयुष ने बताया कि एक बॉडी तब तक रेस्ट पे रहती है जब तक उसके अंदर फोर्स अप्लाई नहीं होता। क्या ये स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन सही था? Yes, sir. ओके 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 अंजलि, बुद्धि, देखो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन था तो आप लोग शायद गलत समझ रहे हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट को आपने हिंदी में कन्वर्ट किया है। समझ रहे हो आप लोग? ये एक्सप्लेनेशन नहीं था। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी इनर्शिया की बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? बोलो आयुष, कहीं पर भी इनर्शिया का बात हुआ क्या? हेडिंग है लॉ ऑफ इनर्शिया, नो सर। और यहाँ पर तो कहीं पर भी इनर्शिया की बात ही नहीं हुई। ये खाली क्या हुआ, हिंदी में कन्वर्ट हुआ है, स्टेटमेंट को हिंदी में कन्वर्ट। समझ रहे हो आप लोग? तो गाइस यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं। लोकल ट्रेन देखे हो तुम लोग? Yes, sir. यस सर। तो लोकल ट्रेन जब स्टेशन पे रुकती है तो कभी कभी कुछ पर्सन उतर के भागने लगते हैं, चलती हुई ट्रेन से ही स्टेशन पे उतरते हैं। यस और नो? यस सर। यस और नो? तो क्या वो मतलब भागते रहते हैं क्या? No, sir. क्या ट्रेन से उतरने के बाद भागते रहते हैं? रुकते हैं ना, हाँ सर। वो रुक जाते हैं। अगर जिस टाइम पे वो पर्सन चलती हुई ट्रेन से उतर रहा था, अगर सेम टाइम पे मैं एक पेपर को भी थ्रो करूं तो क्या लगता है, पेपर और पर्सन में जल्दी कौन रुकेगा? Person. पर्सन। क्या रीजन है? सर पेपर को टाइम लगेगा नीचे आने में। क्यों, रीजन क्या है? मास। पेपर और पर्सन में क्या डिफरेंस है? पेट का। नहीं आयुष, सर मास का। किसका डिफरेंस है? मास। सर मास का मास का। मतलब ये बात क्लियर हो गई। मास का मतलब समझ रहे हो ना, वजन। यस हमें सर। जल्दी रुकने के लिए वी रिक्वायर्ड आवर मास। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि बॉडी के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मास की जरूरत पड़ती है। यस और नो? यस सर। तो याद रखना, बॉडी किस वजह से रेस्ट पे है? कोई भी बॉडी रेस्ट पे किस वजह से रहती है? मास के मास। वजह से। अगर एक बलून ले लूं मैं, और बलून को अगर मैं एयर ब्लो करके वाइंड अप करके उसको एयर में थ्रो कर दूं तो वो उड़ता ही रहता है, स्टेबल नहीं होता जल्दी। यस और नो? यस सर। लेकिन अगर उसी बलून में हम लोग पानी भर दें या फिर सेंट भर दें तो क्या लगता है, तब वो उड़ पाएगा? नो सर। क्या बढ़ा दिया हम लोगों ने? मास। 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 तो याद रखो, बॉडी को रेस्ट पे रहने के लिए मास की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मास। मास। ये है पहले लॉ का एक्सप्लेनेशन, जिसे इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मास। ये जो मास है ना, मास का दूसरा नाम है इनर्शिया। याद रहेगा। बॉडी को रेस्ट पे मेंटेन रखने के लिए किसकी जरूरत है? इनर्शिया की। सुना सबने? यस सर। अब गाइस यहाँ पे दूसरा लॉ है। पहला लॉ सबको क्लियर हुआ क्या? यस फर्स्ट सर। लॉ क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। याद रखना, बॉडी के रेस्ट पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए भी रिक्वायर्ड ऑलवेज मास। आफ्टर दैट गाइस, सेकंड लॉ यहाँ पर आ जाता है। सेकंड लॉ बोलता है, क्या बोलता है सेकंड लॉ? नाम क्या है पहले, सेकंड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या नाम है? लॉ ऑफ मोमेंटम। गाइस मोमेंटम का मतलब होता है मोशन। मैं आप लोगों को बता चुका हूं मोशन क्या होता है। यस और नो? यस sir. सर। तो मोमेंटम का मतलब होता है मोशन। मोशन किसकी वजह से होता है बॉडी में? बॉडी में मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्स। फोर्स की वजह से। यस और नो? तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यस और नो? यस और नो यस एवरीवन? सर। यस सर।
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन, क्योंकि मोशन फोर्स की वजह से जनरेट होता है। यस और नो? अब हम लोग मोशन का नाम चेंज कर रहे हैं। मोशन का नाम यहाँ पर क्या रख दिया हम लोगों ने? मोमेंटम। क्या नाम रखा है? मोमेंटम। समझ में आ रहा है? मोमेंटम का मतलब मोशन होता है। मोमेंटम किसकी वजह से होता है बॉडी में? फोर्स की वजह से। अच्छा आयुष, अभी एक एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को दिया था। बॉटल को आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो बॉटल कौन से डायरेक्शन में मूव हुआ? जिस डायरेक्शन में मैंने रखा। जिस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना चाहते थे। यस और नो? यस सर। Yes, sir. मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स था उसी डायरेक्शन में बॉटल भी जा रहा था। यस और नो? यस सर। बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव होती है ना। जैसे कि जिस डायरेक्शन में इंजन होता है उसी डायरेक्शन में सारे के सारे बोगीज ट्रैवल करते हैं। जितने भी ट्रेन के डिब्बे होते हैं उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। यस और नो? अगर ट्रेन का इंजन चेंज कर रहा है पटरी, तो वो लोग भी, जितने भी बोगीज हैं पीछे, वो सब भी क्या करेंगे? पटरी को चेंज करेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। मतलब समझ में आ रहा है? फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी मूव होती है। यस और नो? तो गाइस Yes, यहाँ पर स्टेटमेंट पूरा बन गया। अब स्टेटमेंट देखो कैसे बनाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देख रहे हो ना, पॉइंट लिखा है मैंने। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देखा फॉर्मूला? मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से। ओके, so rate of change of linear momentum is directly proportional to force and the body which is moving in the direction of force, जो body है force के direction में move होता है। सुना आप लोगों ने? The body which is moving in the direction of force, that is our second law। समझ में आ रहा है सेकंड लॉ? तो अब यहाँ पे सेकंड लॉ का फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इसको इक्वल में कन्वर्ट करूंगा तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास ऑफ द प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। समझे? तो मास को एज ए कांस्टेंट यूज कर लेंगे एंड डीवी अपॉन डीटी को मैंने नीचे साइड में लिख लिया। तो डीवी अपॉन डीटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज व्हाट गाइस? डिस्प्लेसमेंट। नॉट डिस्प्लेसमेंट। मोशन इन प्लेन में दे चुका हूं। अरे जानवरों, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम में तो एक्सेलरेशन होगा ना। यस और नो? यस सर। यस सर। पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी आप लोग। सो गाइस दैट इज आवर सेकंड लॉ। सिंपल स्टेटमेंट है, rate of change of linear momentum is directly proportional to force and the body which is moving in the direction of force, that is our second law। third law बहुत ही easy है, every action has a equal and opposite reaction। yes or no? यस सर। yes or no Yes, sir. everyone? समझ में आया? एरिस्टोटल फैलेसी ने सिर्फ इतना ऑब्जर्व किया कि बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव होने के लिए इट इज रिक्वायर्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। लेकिन वो क्यों जरूरत है, तो उसको किसने एक्सप्लेन किया? न्यूटन ने। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ रिएक्शन में। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद कुछ सुना सुनाया नाम, लेकिन सबसे पहले, अच्छा ये रब कर दूं, चलेगा ना? हाँ सर। अब गाइस रियल फोर्स, कभी फोर्स को, फोर्स का मतलब क्या? जरा फोर्स के बारे में बताओ मुझे, फोर्स का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स? बोलो। What do you mean by the force, everyone? Sir, energy to do work. No, there is a work. Work, energy, force, they all are a different thing. Not strength.
सिंपल फोर्स हमेशा आप लोगों ने सुना है, क्या फोर्स को आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते? आयुष, रजत, रिद्धि, अंजलि? सर कोई भी ऑब्जेक्ट को हेल्प करता है मूव होने को। हाँ वो तो ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स की वजह से हो रहा है ना वो, फोर्स क्या है? वो काम तो फोर्स की वजह से हो रहा था। फोर्स क्या है? एनर्जी। नॉट एनर्जी, नॉट स्ट्रेंथ। अच्छा देखो, कभी डोर को ओपन और क्लोज करते हुए देखा है? डोर पे क्या लिखा रहता है? पुल और ओपन और पुश और पुल लिखा होता है ना। Yes. लेकिन वी ऑल आर इंडियन, पुश लिखा रहता है तो हम लोग पुल करते हैं, और पुल लिखा है तो पुश करते हैं, है ना? उल्टा काम करते हैं, तोड़ देंगे हम लोग पूरे डोर को, है कि नहीं अहमद? अहमद, देखा नहीं, सब लोग यही करते हो और अब भी नहीं बोल रहे हो तुम लोग, गधेड़ा लोग। नहीं सर। देखो, पुश और पुल exert in a body that is known as the force. Push or pull exert in a body, so that body which is changing its velocity, that is known as the force. ये याद रखना है, लिख लो सब लोग, फोर्स का डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं मिलेगा और ना ही नोट्स में, इसलिए ये पॉइंट को नोट कर लो। पुश और पुल exert on a body which produces change in velocity, change in its velocity, which produces a change in its velocity. Sir, repeat. Push or pull exert in a body, push or pull exert in a body which produces a change in its velocity, which produces change in its velocity. सुना सबने? सुने या नहीं? यस सर। अब गाइस, दो टाइप के फोर्स होते हैं, जरा ध्यान से अब सुन लो, अब लिखना नहीं। सबसे पहला रियल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? Real रियल force. फोर्स। आधे बेचारे सो जाते हैं। रियल फोर्स। रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स। सबसे पहले रियल फोर्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। रियल फोर्स तब जनरेट होता है जब कोई भी दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट होती है ना। आप लोगों ने, रियल फोर्स कब जनरेट होता है? जब दो बॉडी तो बॉडी when the two bodies interact with each other. तो एक रियल फोर्स है, it is created when the two bodies which should be colliding with each other. जब दो बॉडी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं तो उसे हम लोग रियल फोर्स कहते हैं। और दूसरा है स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स है? pseudo force. सूडो फोर्स। ये जो सूडो फोर्स है ना, दैट इज अ फेक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? Fake force. फेक फोर्स। ओके, तो मतलब अपने पास दो टाइप के फोर्सेस हो गए, रियल फोर्स है और स्यूडो फोर्स है। रियल फोर्स कब क्रिएट हो रहा है? जब दो बॉडी आपस में भिड़ जाती हैं, तो जो चेंजेस देखने मिलते हैं, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ द रियल फोर्स। जैसे अभी आप लोग घर पे बैठे हो ना, हाँ है सर। ना? हाँ। आसपास कोई दीवार है? है। नहीं हाँ सर। सर। अपने सिर को जोर से मारो उस दीवार पे। अरे, मारने के पहले ही रिद्धि मना कर दी। अभी कुछ हो गया तो सर। अरे क्या होगा? जो भी होगा, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ द रियल फोर्स। मतलब रियल फोर्स के इंपैक्ट को हम लोग देख सकते हैं। दैट रियल फोर्स विच इज हैविंग अ सेंटर पॉइंट। रियल फोर्स के पास क्या है? सेंटर पॉइंट है। क्या है रियल फोर्स के पास? Center point. सेंटर पॉइंट है।
तो ये कुछ पॉइंट्स जरा याद रखना, दैट रियल फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, इट इज हैविंग अ सेंटर पॉइंट एंड व्हिच इज अ विजिबल, दिखाई देता है हमें। अब ये जो सूडो फोर्स है दैट इज अ फेक फोर्स गाइस। अब ये फेक फोर्स कब क्रिएट होता है? व्हेन द बॉडी गेट एक्सेलरेटेड, दैट सूडो फोर्स प्रोड्यूसेस व्हेन द बॉडी गेट एक्सेलरेटेड। जब बॉडी एक्सेलरेट होता है तो क्या क्रिएट होता है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्रिएट होता है, समझ रहे हो आप लोग? अब आप लोगों ने जानवरपन भी किया होगा कुछ घर पे, कभी कभी हम लोग एक ब्लैंकेट पे बैठ जाते हैं, अपने भाई बहनों को बोलते हैं भाई खींचो, तो खींचते ही जैसे वो आगे पुल करता है आप लोग पीछे चले जाते हो। हुआ है कभी ऐसा? यस देखो सर। कादिर, अहमद, अरे ऑल। देखो और एक सिंपल एग्जांपल है कि जब कार स्टार्ट होती है तो कार आगे बढ़ती है और हम लोग पीछे चले जाते हैं, है ना? स्टार्ट होती है तो कार आगे बढ़ती है, हम कहाँ चले जाते हैं? पीछे चले जाते हैं। हाँ सेम कंडीशन में कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि जैसे कि कोई कार है वो लेफ्ट साइड में जा रही है, सो वी फील्स द जर्क ऑन अ राइट हैंड साइड। अगर कार राइट में जा रही है तो हम लेफ्ट में चले जाते हैं। यस और नो? यस यस सर। सर। तो ये सब को स्यूडो फोर्स कहते हैं, और स्यूडो फोर्स के पास कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं होता। सुने आप लोगों ने? स्यूडो फोर्स के पास कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं होता। इज दैट क्लियर एवरीवन? बोलो Yes. हाँ। यस सर, हाँ हाँ। अब उसके बाद गाइस रियल फोर्स के पास सेंटर पॉइंट है और स्यूडो फोर्स के पास सेंटर नहीं है। अगर सेंटर है तो जो फोर्स है वो सेंटर के टुवर्ड्स जाएगा, और जब सेंटर नहीं होगा तो सेंटर से क्या होगा? दूर। सेंटर से अवे जाएगा। यस और नो? यस सर। अगर टुवर्ड्स होगा Yes, तो sir. कौन सा फोर्स होगा? रियल अगर पर। कोई भी बॉडी Real. सेंटर के टुवर्ड्स होगी तो क्या होगा? रियल फोर्स। रियल पर। सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ हाँ सर, थैंक यू। क्या होगा? सेंट्रीपिटल। और सर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल। जब सेंटर के टुवर्ड्स होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और जब सेंटर से अवे होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल। समझे? मतलब सेंट्रीपिटल रियल फोर्स के लाइन में है और सेंट्रीफ्यूगल किसके लाइन में है? सूडो। सूडो फोर्स के। मतलब दो कॉलम है, रियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक कॉलम में आते हैं और सूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक कॉलम में आते हैं। अब गाइस यहीं पर दो टाइप के फोर्सेस और क्रिएट हो जाते हैं, जिसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन कौन से? इनर्शियल फोर्स ऑफ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? तो दो पॉइंट यहां पर और जनरेट हो गए। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है which is coordinate us to reach the one place to the another place. सुना आप लोगों ने? That is a one type of coordinating body which is coordinate the other body which is reaching from one place to the another place. For example, a car and lift, they all are a coordinating body which is coordinate us to reach the one place to the another place. Yes or no everyone? यस सर। मतलब ये सारी बॉडी क्या है? कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो किसे कोऑर्डिनेट करती है? हमें कोऑर्डिनेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। समझ रहे हो? उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे दो टाइप के कंडीशन जनरेट हो गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो गाइस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, that inertial frame of reference which is holds the Newton's laws of motion good, and non-inertial frame of reference which does not obey the Newton's laws of motion. मतलब अगर रियल फोर्स है तो सेंटर पॉइंट है। अब कोई भी बॉडी है अगर होगी तो वो रियल फोर्स अप्लाई होगा तो वो बॉडी सेंटर के टुवर्ड्स जाएगी। सेंटर के टुवर्ड्स जाएगी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बॉडी अगर सेंटर के टुवर्ड्स में जा रही है मतलब फोर्स के डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो न्यूटन्स के लॉस को ओबे कर रहा है ना।
सुना आप लोगों ने Yes, मैंने sir. क्या क्या बोल गया? रियल फोर्स क्या क्रिएट करता है? सेंटर पॉइंट। अगर किसी बॉडी में रियल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो सेंटर के टूवर्ड्स जाता है। सेंटर के टूवर्ड्स जाता है तो मतलब एक समझने वाला पॉइंट आ जाता है कि सेंटर के टूवर्ड्स है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यहीं पे एक दूसरा भी पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कि अगर किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो फोर्स की डायरेक्शन में है, मतलब वो न्यूटन के लॉस को ओबे कर रहा है, और न्यूटन के लॉस को ओबे कर रहा है मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। न्यूटन के लॉस को ओबे कर रहा है मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ Inertial. रेफरेंस। ओके अब इसी से अपोजिट सूडो फोर्स में आ जाते हैं। सूडो फोर्स इट इज अ टाइप ऑफ फेक फोर्स, that force which is created when the body get accelerated, it does not having any center point. So when the body, किसी भी body के अंदर, if that any body which is experience a pseudo force, so which is moving away from the center, if that body which should be moving away from the center of the circle, it means there is a centrifugal force. Yes or no? It means Yes, sir. that body which is experience a pseudo force, that represent that particular force, either the particular body which does not moving towards to the force, it means that body which is moving away from the force. मतलब ये जो बॉडी है वो न्यूटन के लॉस को ओबे नहीं कर रहा है क्योंकि वो फोर्स के डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता है। समझ रहे हो आप लोग? ये जो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स के पास सेंटर नहीं है। जिस भी बॉडी के अंदर सूडो फोर्स होगा वो सेंटर से अवे जाएगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही। फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सुना आप लोगों ने? क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो मतलब रियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कॉलम में आ जाते हैं, और स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कॉलम में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ. चार ये तीनों पॉइंट के लिंक समझ में आया कैसे एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं ये? यस सर। Yes, sir. रब कर दो। Yes, sir. हाँ सर। सर लिखने का है. क्या जरूरत है लिखने की? आपके नोट्स में है, लिखना है। वैसे लिखना है तो हेडिंग तो एटलीस्ट लिख ही सकते हो आप लोग, मेन पॉइंट, डेफिनेशन मत लिखो लेकिन मेन हेडिंग तो लिख ही लो। दैट इज द रियल फोर्स। रियल फोर्स के कॉलम में क्या आ जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद यही इसी कॉलम में आ जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखना ये तीनों एक साथ चलते हैं। तो नीट और जेडब्ल्यू में जब फ्लक्चुएशंस करेंगे तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। सर होता है inertial. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डन सर। डन एवरीवन? यस सर। अब गाइस वी हैविंग अ 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। हमारे पास 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कितने टाइप के? 4। 4 फंडामेंटल फोर्सेस, बेसिक फोर्सेस हैं। गिव द हेडिंग। There are 4 types of fundamental forces. There are 4 types of fundamental forces. सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स।
Second, electromagnetic force. Electromagnetic force. तीसरा, strong nuclear force. और चौथा, weak nuclear force. There are the 4 fundamental forces. अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशन चैप्टर हो चुका है? Yes, sir. अच्छा पेपर 1 में तुम लोग को कौन सा चैप्टर बचा है अभी? लेट मी नो. पेपर 1 में कौन सा चैप्टर बचा है? सर इसको काउंट करनी है, हम्म, ये लॉज ऑफ मोशन को काउंट करनी है। लॉज ऑफ मोशन तो स्टार्ट हो गया ना, लॉज ऑफ मोशन को छोड़ के बताओ. Sound बाकी है, optics और साउंड, वो ऑप्टिक्स, electric current through conductors. अच्छा सुनो, साउंड तक ही पेपर 1 है, ठीक है? तो 8 चैप्टर के ऊपर खाली साउंड बचा हुआ है, Yes, sir. हाँ सर, बाकी सारे खत्म हो चुके हैं ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हाँ। मैटर वगैरह सब कुछ. हाँ सर, ओके और नीचे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिक ओके ओके और इलेक्ट्रिक guys- करंट टू कंडक्टर। ओके, आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट. वी हैविंग अ 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब अपने पास 4 बेसिक फोर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं, ठीक है? सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आई होप मैंने बहुत डिस्कशन किया है. यस और नो? Yes, sir. तो कोई बता सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? The force of attraction between two bodies, which is directly proportional to the mass of the object and inversely to the square of the object. आपने न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया नहीं है, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया. स्टार्टिंग की जो लाइन थी ना, बस उतना ही था ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. समझ रहे हो? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, दैट इज ओनली नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके बाद आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में चले गए. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सब लोग क्लियर हुए? हाँ यस सर, सर. After that gravitational force guys, we having a electromagnetic force. तो जो electromagnetic force है, electromagnetic word, that word which should be made by the two words. 2 वर्ड से बना है ये electromagnetic words. कितने वर्ड से? 2. तो सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स. कौन कौन से? Electrostatic force and magnetic Magnetic. force. समझ में आ रहा है? दैट इज दी आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पहले इन दोनों की भी तो यूजुअल मीनिंग होगी. यस और नो? Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स. तो पहले इन दोनों को सेपरेटली समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे एक साथ, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब कोई बता सकता है? बता सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में? A force Sir, the between friction charges, देखो, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब रेस्ट. मतलब दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज एट रेस्ट. सुना आप लोगों ने? यस सर, सेकंड, मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. व्हाट? Force exerted between two poles of a magnet.
एक काम करो, ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जरा लिख लो आप लोग. गिव द हेडिंग. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में थोड़े बहुत डायरेक्ट पॉइंट है, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देने वाला हूं, तो लिख लो पहले. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स. बोलू. Yes, sir. Yes, सर sir. एक फोर्स मिनट ऑफ. यस सर. ओके, तो यहां पे डेफिनेशन लिख लो. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड द अर्थ. Force of attraction between a body and the earth is called what? Gravitational force. Is called the gravitational force. Gravitational force का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला याद है? Gm1 m2 upon r square. यस, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सुने सबने? Yes, sir. ये फॉर्मूला किसने दिया था? Newton. यस, याद रखो ये सारी चीजें. ठीक है. गिव द नेक्स्ट हेडिंग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखे. Yes, sir. Yes, sir. नीचे लिख लो. That electromagnetic word which should be made by the two words. That electromagnetic word which should be made by the two words. सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद डेफिनेशन लिख लो उसका. द फोर्स सर बिटवीन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड which should be made by the two words. It should be made by the two words. Which should be made by the two words electrostatic force and magnetic force. लिखे. Yes, sir. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन लिख लो. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट is called. The force between two charges at rest is called. Is called what? Electrostatic force. Electrostatic force. लिखे सबने? द फोर्स Next. बिटवीन टू चार्ज Two charges at rest is called the electrostatic force. Magnetic force लिखो. Magnetic force लिखो. Force exerted between two poles. Magnetic force में आगे लिखो. Force exerted between two poles of a magnet. सर फिर से बोलिए. Force exerted between two poles of a magnet. Force exerted between two poles of a magnet is called. Magnetic force. Good. अब लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. बोलो. No, sir. मुझे आप लोगों का हाँ नाम है क्यों सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो डेफिनेशन. हाँ, sir. Write down force of attraction between two masses. Sorry. Electromagnetic. Sorry. The attractive and repulsive force. The attractive and repulsive force between
सर ये क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल करना? हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल करो. द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, the attractive and repulsive force between electrically charged particles, electrically charged particles, electrically charged particles is called electrically charged particles is called electromagnetic force. yes, electromagnetic force. लिखे सबने? Then, yes sir. ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो न्यूक्लियर फोर्स. नेक्स्ट हेडिंग लिख लो न्यूक्लियर फोर्स. Our next heading is the nuclear force. लिखे सबने? Yes sir. यस सर. न्यूक्लियर फोर्स का डेफिनेशन लिखो. The force exert inside the nucleus. The force exert inside the nucleus. The force exert inside the nucleus of an atom. Of an atom. Of an atom which holds protons and neutrons. Which holds protons and neutrons. सर रिपीट करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया. The force exert inside the nucleus. The force exert inside the nucleus of an atom. Of an atom. Of an atom which holds protons and neutrons. Which holds protons and neutrons by making the atom stable. By making the atom stable. By making the atom stable is called. By making the atom stable is called Nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स. तो गाइज अब न्यूक्लियर फोर्स में दो टाइप के फोर्सेस जनरेट होते हैं. एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स. अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो बाइंडिंग है अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एटम स्टेबल होता है, और अगर वीक होगा तो एटम अनस्टेबल होता है. और अगर एटम अनस्टेबल हुआ ना तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, जिसे डीके कहा जाता है. क्या कहा जाता है उसको? डीके. जब डीके होगा तो एनर्जी जनरेट होती है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है. कैसे जनरेट होती है? एटम को अनस्टेबल कर देते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को इंटरैक्ट करने लगते हैं, कोलाइड होने लगते हैं, जिससे एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है. सुना आप लोगों ने? यस सर. तो सबसे पहला हेडिंग दो. अब देखो न्यूक्लियर फोर्स के जो दो टाइप हैं वो कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो पहला हेडिंग लिख लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. Write down the first heading, strong nuclear force. लिखे? Yes sir. Write down the strong interaction. The strong interaction. The strong interaction which binds BINDS, which binds. The strong interaction which binds protons and neutrons. Which binds protons and neutrons in the nucleus. In the nucleus of an atom.
सर रिपीट करो ना, वो बाइंड which binds protons and neutrons, which binds protons and neutrons in the nucleus, in the nucleus of an atom. Protons and neutrons in the nucleus of an atom is called what? Strong nuclear force. Yes. Next heading लिखो weak nuclear force. लिखे? हाँ सर. Weak definition लिखो उसका. The force of weak interaction. The force of weak interaction. The force of weak interaction which results the force of weak interaction which results in the decay, which results in the decay. Decay का मतलब समझ रहे हो? Collide, collision, decay of many unstable nuclei, of many unstable nuclei, of many unstable nuclei, of many unstable nuclei is called weak nuclear force. I repeat, the force of weak interaction which results in the decay of many unstable nuclei is called weak nuclear force. लिखे सबने? Yes, sir. समझ में आया फंडामेंटल फोर्सेस? Yes sir. Yes, sir. अब गाइस नेक्स्ट है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. आसपास में कोई सामान पड़ा हुआ है? हाँ सर. अभी कैसा दिखता है वो सामान? रेस्ट पे है या मोशन में है? Rest पे. Rest. रेस्ट पे. उसको एक जगह से उठाओ, दूसरी जगह रखो. हाँ सर किया. रखे? हाँ दूसरी सर. जगह क्या नाच रहा है वो? क्या दूसरी नहीं जगह सर. नाच रहा है वो? रेस्ट पे ही है. No. Yes. तो इसको कंजर्वेटिव कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? Conservative. कंजर्वेटिव में इनिशियल और फाइनल एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं. याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्स में फाइनल और इनिशियल एक दूसरे से इक्वल होते हैं. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इनिशियल फॉर्म में रेस्ट पे है तो फाइनल फॉर्म में भी वो क्या है? रेस्ट पे ही रहेगा. सुने आप सब? हाँ सर. कंजर्वेशन का मतलब होता है रेस्ट. मतलब फाइनल और इनिशियल फॉर्म में दोनों ही जगह पे बॉडी रेस्ट पे होगी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. ओके, अभी एक पेपर निकालो. सर फाड़ना पड़ेगा. अरे हाँ फाड़ो. सर, निकाला. अरे घर पे कोई दूसरा पेपर नहीं पड़ा है क्या? फाड़ोगे यार. अब एक जगह रखो उसको. क्या रेस्ट पे है? क्या हाँ सर. हाँ सर. रेस्ट पे है? राइट. मतलब इनिशियल फॉर्म पे कहाँ पे है? इनिशियल कंडीशन में वो रेस्ट पे है. राइट. Yes sir. अब उस पेपर को उठाओ, फैन के पास लेके जाओ. फिर रेस्ट पे नहीं है सर. रेस्ट पे नहीं है ना? सर रेस्ट पे. हाँ सर. नहीं. रेस्ट पे नहीं होगा सर नहीं. क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूअसली एयर पास हो रहा है जो उसे रेस्ट पे रहने नहीं देगा. समझ में आ रहा है? हाँ सर. मतलब इसे कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव. नॉन कंजर्वेटिव में
फाइनल और इनिशियल एक दूसरे से इक्वल नहीं रहता है। समझ रहे हो आप लोग? नॉन कंजर्वेटिव टर्म में फाइनल और इनिशियल एक दूसरे से इक्वल नहीं होते हैं। सुना सब लोगों ने मेरी बात? यस सर। Yes, sir. कंजर्वेटिव में फाइनल और इनिशियल एक दूसरे से इक्वल होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव में फाइनल और इनिशियल एक दूसरे से इक्वल नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का क्या फॉर्मेट है? यस सर। कंजर्वेटिव में फाइनल और इनिशियल एक दूसरे से इक्वल होंगे और नॉन कंजर्वेटिव में फाइनल और इनिशियल एक दूसरे से इक्वल नहीं होते। ये मतलब है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का। अगर मोमेंटम के साथ हो जाएंगे तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से इक्वल होगा, नॉन कंजर्वेटिव में होगा तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से इक्वल नहीं होगा। अगर एनर्जी आ जाएगी तो कंजर्वेटिव में है तो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से इक्वल होगी, और नॉन कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट में होगा तो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से इक्वल नहीं होगी। ऐसे ही फिजिक्स का कोई भी टर्म फाइनल और इनिशियल के साथ में चल सकता है। सुना आप लोगों ने? Yes, sir. तो गाइस ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जिससे जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है। देखो इतने इतने अपने पास बेकार लोग यहाँ पे भरे हुए हैं। अरे बेशर्मो बेवड़ो, अहमद ने लिखा है सुनो, फैन बंद रहा तो, अरे गधेड़ा, जब उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं आएगा तो मूवी नहीं होगा। मैंने फैन के पास क्यों लेके जाने बोला था? ताकि वो रेस्ट पे ना रह पाए। ये लोग न्यूटन का दूर का रिश्तेदार है। अहमद, एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक्सपेरिमेंट को आग लगाना नहीं होता। पॉइंट सारे समझ में आए या नहीं? लेट मी नो। Yes, sir. समझा Yes. सर। ऑल सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? Yes, sir. नहीं Yes. क्लियर हैं तो पूछ लो। समझ में आए सबको तीनों लॉज? न्यूटन बाबा के तीनों लॉज समझ में आए सबको? यस सर। नाम बता दो खाली। Laws का sir. हाँ। Law of inertia, हम्म, law of momentum, law of हम्म। reaction. गुड गुड। आप बनोगे गुंडी। इन लोग को अपने गैग में रखो, बंदूक में पानी डालने के काम आएंगे लोग। Okay everyone, then we will stop here. Yes, sir. Bye all. Bye bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय सर। सर। Bye, sir. Thank you. Ma'am, stop the lecture.